नमस्कार, मैं रेणु रानी शर्मा, अध्यक्ष त्रिवेणी कला संगम जयपुर, आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। नमस्कार साथियों, आपसे मिलकर सुबह सुबह जो है आनंद की अनुभूति होती है, उसको शब्दों में व्यक्त करना बड़ा ही मुश्किल है। आपसे आत्माओं का संबंध हो गया और त्रिवेणी कला संगम जैसी संस्था से जुड़ना अपने आप में ही एक आत्मसंतुष्टि, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जो बिल्कुल शून्य से स्थापित हुई 18 सितंबर 1995 को, और धीरे धीरे जब 2 बच्चों से हमने शुरू की तो हमें लगता था कि पता नहीं हम सफल हो पाएंगे या नहीं, लेकिन आप जैसे अभिभावकों ने हमें सहयोग दिया और हम उत्तरोत्तर गति से बढ़ते ही चले गए। साथियों, आज मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो जीवन का सत्य है। आप सभी जानते हैं, किताबें आपने भी पढ़ी हैं, मैंने भी पढ़ी हैं, और बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ते हैं और उनसे उनको प्रेरणा मिलती है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि एक साधारण सा आदमी इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। तो आज मैं यह बताते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं कि नृत्यांगना, कालबेलिया नृत्यांगना पद्मश्री गुलाबो जी जो हैं, जो आज अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान रखती हैं, और वो हमारी त्रिवेणी कला संगम की लाइफ मेंबर है। कहां जीरो से शुरू हुई संस्था और कहां इतनी महान हस्ती जिनको कला के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार मिला, वो हम लोगों से जुड़ी कैसे हुआ और उनको जीवन दान किसने दिया और कैसे दिया। आश्चर्य की बात सुनो। आज से लगभग 50-60 वर्ष पहले हमारे यहां बेटियों के जन्म को अभिशाप माना जाता था, और यदि किसी के घर में बेटी ने जन्म भी लिया तो उसको गड्ढे में बंद करके या गला घोंट के दूसरे तरीके से मार दिया जाता था। यह काम पुरुषों का होता था। उनकी जन्मदात्री माताएं तो केवल विवश होकर देखती रहती थी कि कैसे अब उनके शरीर के अंग को जिन्होंने जन्म दिया है कैसे मारा जा रहा है। वो हरे पुरुष प्रधान समाज दम भरते हैं, हमने विकास किया है, लेकिन उस पक्ष को आज देखो तो जरा कि क्या क्या अत्याचार किए उन निहत्थी बालिकाओं पर। साथियों, उनमें से ही एक गुलाबो जी भी है जो उस हादसे से दैव योग से निकल करके आ गई। जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिता ने समाज के डर से और उसको घड़े में बंद करके और मिट्टी के 4-5 फीट नीचे दबा दी, ताकि बेटी का घर में जन्म नहीं हो और उनका जीवन जो है नारकीय नहीं बन जाए। देखिए, अचंभे की बात है, कैसी रोचक बात है और प्रेरणादायक बात है हमारे लिए। जब गुलाबो जी की माताजी को पता चला कि बेटी का जन्म तो हो गया, लेकिन उसको उनके पति ने ले जाकर के जमीन में गाड़ दिया, तो वो गई अकेली और अपनी बेटी को निकाल करके ले आई। फिर पाला पोसा, समाज का जो है बहिष्कार समाज ने उनका किया, उनकी माताजी का किया, उनके परिवार का किया, लेकिन उनकी माता ने सब कुछ सहन किया और अपनी बेटी को नृत्य सिखा करके, कालबेलिया जाति का नृत्य जो है अपने आप में विशिष्ट होता है, संगीत और नृत्य जो है लाजवाब होता है।
गुलाबों को उन्होंने तैयार किया। कालबेलिया जाति में गरीब जाति होती थी, संगीत में जो रोटियां मांग करके घर घर जा करके, भोपा हैं, कालबेलिया है, ये ऐसी ही जातियां हैं, संगीत जीवी जातियां हैं। तो धीरे धीरे जा करके गुलाबों को तालीम दी, अच्छे लोगों से सिखाया, उनके समाज के लोगों से, और गुलाबो जी ने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी अपना नाम रोशन किया और कालबेलिया जाति को एक पहचान दिलाई गुलाब ने। आज जो सपेरा डांस है वो गुलाबो जी का पर्याय हो गई है। और अभी गुलाबो जी जो है, मैं लगभग 68 साल में चल रहा हूं। गुलाबो जी जो है थोड़ी छोटी है मेरे से, लेकिन जो है हमारे से या मेरे से भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, परफॉर्मेंस देती हैं। बच्चियों को सिखा करके उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाया है। अपनी जो परछाई है वो उन्होंने स्वयं ने तैयार कर दी, जो देश के लिए और विश्व के लिए, संगीत के लिए जो है एक धरोहर है, एक मिसाल। तो साथियों, गुलाबो जी जो हमारी संस्था के जो कार्य हैं उनमें संलग्न है पूरी तरह से। कोरोना काल में गुलाबो जी का मेरा संपर्क ज्यादा हुआ। उनका मेरे पास फोन आया कि भाई साहब, कलाकार बस्ती में सैकड़ों लोग भूखे मर रहे हैं क्योंकि काम नहीं मिल रहा है। कोरोना में सारे काम जो है बंद है और उनके लिए कुछ कीजिए। आपकी संस्था का नाम है, सुना है हमने, अच्छे लोग हैं आप। तो मुझे लगा कि ये कलाकारों का दुख जो है ये उनका नहीं, मेरा दुख है और ये तकलीफ मुझे है। तो मैंने अपने संस्था के मंच पर अपने मित्रों से संपर्क किया और कुछ ऐसे ग्रुप मेरे संपर्क में आ गए जो इस बात के लिए तैयार हो गए कि हम 10 दिन तक सैकड़ों लोगों को बस्ती के अंदर ले जाकर के खाना देंगे। और उन्होंने वादे के मुताबिक उनको भरपेट खाना दिया। अंदर जाकर के हमारी उम्र कोरोना की वजह से थोड़ा सा अलाउ नहीं करती थी। परिवार वाले और जान पहचान वाले कहते थे कि नहीं, आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। सेकेंड लहर थी जिसमें काफी लोग मरे भी थे। तो साथियों, तब हम संपर्क में आए। ऐसे ही जूनियर महमूद साहब जो है मुंबई में चाइल्ड आर्टिस्ट जो है, उन्होंने अपनी पहचान बनाई। 354 फिल्मों में लगभग उन्होंने काम किया। बड़े कलाकार थे, लेकिन साधारण कलाकार घर के थे, जैसे गुलाबो जी वैसे ही। और उन्होंने साधारण घर से निकल करके और अपनी कला के माध्यम से अपनी एक पहचान स्थापित की। उनका भी मेरे पास फोन आया था कि सर, यहाँ पे जो बैंड के कलाकार हैं उनको काम नहीं मुंबई में, और वो भूखे मर रहे हैं, उनके लिए कुछ कीजिए। तो हमने त्रिवेणी कला संघ के मंच पर कुछ चंदा इकट्ठा किया और उनको पहुंचाया। सबसे पहले उनको पहुंचाया था जूनियर महमूद साहब को। तब से वो भी जुड़ गए हमसे, बाद में उपाध्यक्ष रहे हमारी संस्था के। और काल की गति की वजह से 8 अगस्त 2023 को उनका स्वर्गवास हो गया, जो हमारे लिए अपूरणीय क्षति। तो साथियों, गुलाबो जी कहती हैं कि पिताजी मेरे को जमीन में गाड़े आए थे और मैं निकल करके आ गई। ऐसे जाकर के उन्होंने तालीम औरों को भी दी, खुद भी ली और परफॉर्मेंस देती रही हैं लगातार, देश में विदेशों में। और आज उनका नाम जो है स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है पूरे हिंदुस्तान में जो है। तो आज मैं आपको जो पोस्ट बताऊंगा वो गुलाबो जी की कुछ पोस्ट है, और गुलाबो जी की जो पोस्ट है वो हमारे लिए प्रेरणादायक है।
उन्होंने उनकी खुद की परफॉर्मेंस मैं आपको दे रहा हूं एक वीडियो में, और उसके बाद उन्होंने हमारे जो बच्चे हैं संस्था के छोटे छोटे बच्चे, उनके जन्मदिन पर जो शुभकामना संदेश भेजे हैं वीडियो के माध्यम से, और हमारी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर जो शुभकामना संदेश प्रेषित किया है, वो मैं आपको इस पोस्ट में प्रेषित कर रहा हूं। तो आपसे निवेदन है कि इसको हमारे बच्चों को जरूर दिखाएं, आज की पीढ़ी को दिखाएं और बुजुर्गों को दिखाएं, उन लोगों को दिखाएं जिन्होंने गरीबी में कष्ट सहकर अपने बच्चों को आगे पहुंचाया। उनको ये महसूस होगा कि हमने जो किया, जो बहुत बड़ा काम किया है। आज गरीबों के बच्चे जो हैं बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईएएस जैसे अधिकारी बिल्कुल गरीबों के हैं, सब्जी बेचने वाले या मजदूर जो महिलाएं हैं जो घर घर जाकर काम करते हैं, उनके बच्चे हैं, वो आज बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं। तो आप बच्चों से मेरी विनती है या प्रेरणा ले गुलाबो जैसी हस्ती से, और जो कोरोना में गुलाबो जी की प्रेरणा से हमें ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की प्रेरणा मिली थी, वो लगातार जारी है। आश्चर्यजनक गति पकड़ी है उन्होंने। हमने जो 40-45 साल रेगुलर क्लास चलाई यहाँ पे, उसका उतना लाभ नहीं मिला जितना कि ऑनलाइन सिखाने का मिल रहा है, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे और ऑनलाइन बच्चे हमसे जो है संगीत सीख रहे हैं, गाड़ी गीत सीख रहे हैं। बताइए, विदेशी लड़के और बुजुर्ग लोग भी सीख रहे हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो मैं गुलाबो जी का भी धन्यवाद अर्पित करता हूं इस मंच से कि वो हमारी छोटी सी संस्था से जुड़ करके और हमारा मार्ग निर्देशन करती रहती हैं। तो साथियों और बच्चों विशेषकर प्रेरणा लीजिए, क्या नहीं कर सकता है। सूरदास जी अंधे थे लेकिन बहुत लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है जो चलचित्र की तरह आंखों के सामने दिखता है। उनके बारे में एक दोहा है, सूर सूर तुलसी ससी उडुगन के सबदास, अब के कवि खद्योत सम जह तह प्रकाश करत प्रकाश। मतलब सूर सूर्य हैं, तुलसी है जो शशि है, चंद्रमा है, और केशवदास जो है वो जुगनू है, उडुगुन केशवदास। अब के कवि खद्योत सम, और अब के कवि हैं जो छोटे छोटे चमकने वाले जो है कीड़े मकोड़े की तरह हैं, है ना। कीड़े मकोड़े तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत कम नाम है उनका, और वो जहां तह करत प्रकाश, थोड़ा थोड़ा प्रकाश करते रहते हैं। तो साथियों, सूरदास जी ने कितना बड़ा काम किया। तुलसीदास जी बिल्कुल शून्य थे अपने जीवन में, लेकिन पत्नी की फटकार से उन्होंने ऐसी रचना की, रामचरितमानस जैसी, जो अमर हो गई, उनका नाम अमर कर दिया और हमारे समाज की एक धरोहर बन गई। तो आप लोग भी, बच्चे लोगों, करिए, और गुलाबो जी से अगर किसी को सीखना हो तो मुझसे संपर्क करें। कोई कार्यक्रम आपको कराना है तो वो तो आ जाएंगी, बहुत सीधी हैं और कभी मना नहीं करेंगी। तो आशा है आपको ये जो वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो आपसे निवेदन है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं लेकिन और बढ़ाएं और हमारी सहायता करें। धन्यवाद। हम कालबेलिया हैं, और कालबेलिया आपको पता है किसको कहते हैं, जो सांप पकड़ते हैं, घर घर जाके उनकी पूजा करवाते हैं और जंगल में रहते हैं। गुरु कनिपावनाथ जी के हम लोग शिष्य हैं,
और नाथ पंथ में है गुरु नो नाथ है, गुरु मच्छंद्र नाथ, पार्श्वनाथ, गुरु गोरखनाथ, गुरु कनिपावनाथ, तो ये 9 नाथ है, उस पद में से है हम लोग। और हमारे को वरदान मिला हुआ है हमारे गुरु जी का कि हम लोग जंगल में रहें और जंगल में हमारा जो भी बसेरा है वो हमें जंगल में करना है। तो हम लोग जंगल के लोग हैं, एकदम ही मिले तो खा लेते, नहीं मिले तो भूखे सो जाते हैं। इस तरीके से हमारा जीवन जब से देश बसा है, जब से हम लोग बसे हुए हैं, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं थी। हमारी कोई, वैसे तो हिंदुस्तान सपेरों का कहलाया जाता है, लेकिन बस वो कहलाया जाता है, लेकिन सपेरों को कोई पहचान नहीं दी गई थी और हम लोगों को कुछ भी शहर में आना जाना रहना ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमारी एक प्रथा थी कि अपन जंगल में रहते हैं और खाने को रोटी नहीं मिलती है, पहनने को कपड़े नहीं मिलते हैं ढंग के। तो उन्होंने एक रूल बनाया कि अपने जो भी बेटियां पैदा होती है उस बेटी को अपन नहीं रखेंगे, अगर रख लिया किसी को मन भाया तो एक बेटी रख लेते हैं, नहीं तो जो भी बेटी आती है उसको धरती में, उसको नाड़ा नहीं काटते हैं उसका, और उसको जैसे जन्मती है बच्ची उसको वैसे ही खाड़े में उनको खड्डा खोद के घास डाल के और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं और उनको उस मिट्टी में दबा के मार देते हैं। तो ये सदियों से रूल बना हुआ आ रहा था। तो मैं भी चपेट में आ गई क्योंकि मैं भी उसी समाज की हूं और मेरे पापा जो है वो माता चामुंडा के पुजारी थे। पापा बहुत खिलाफ थे इस रूल से कि जिस माता से अपन पैदा होते हैं, जो माता अपनों को जन्म देती है, शक्ति पाने के लिए दुर्गा माता की, काली माता की इनकी पूजा करते हैं, धन पाने के लिए लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, संगीत के लिए सरस्वती की पूजा करते हैं। तो ये कौन सा रूल बनाया कि बेटियों को मार देते हैं और बेटी को उनको उस माता को गाड़ देते हैं। तो मेरे पापा बेटी को नहीं मारते थे, उनके घर में 3 बेटियां थी और वो रूल से इससे खिलाफ थे। समाज वाले मेरे पापा से बहुत नाराज थे कि ये एक आदमी जिसके घर में 3 बेटियां हैं पहले से और 3 बेटे। तो मेरा जन्म है वो धनतेरस का है, धनतेरस को मैं जन्मी हूं। तो पापा दीपावली का सामान लेने के लिए अजमेर चले गए सिटी में और मैं गांव में जन्मी, क्योंकि हम लोग सिटी में और शहर के पास और गांव के पास में नहीं रहते थे। हमारे पास में जो लद के चलने के लिए गधियां होती थी और बकरियां होती थी और कुत्ते रखते थे हम लोग। तो इस तरीके से हमारे को गांव के पास में लोग बाग नहीं रहने देते थे। तो मेरे शाम का जब जन्म हुआ, शाम की 7 बजे, मेरे पापा थे नहीं घर पे और औरतों ने समझा कि माँ को पता है नहीं कि बेटी हुई या बेटा, और आज अच्छा मौका है उसको भी अपने समाज में शामिल करने का, तो इसको लड़की को गाड़ देते हैं। तो जिस औरतों ने मुझे जन्माया, कहते कि जन्मदाता होती है, जिसने मुझे जन्माया उन्हीं दाई माई ने उठा के मुझे और दूर ले जाके खेत में और जंगल में और खड्डा खोद के वहां पे मुझे गाड़ दिया। और मेरी माँ को जब थोड़ी देर के बाद जब उनको पता चला कि बच्चा रो नहीं रहा है, अभी रोया था, तो मैं माँ को डर था और उन्होंने मेरी मौसी से पूछा कि मेरे लड़का लड़की हुआ था वो कहाँ गया। मेरी मौसी ने कहा कि कुछ भी नहीं, वो बेटी हुई थी, उसको औरतों ने मेरे से छीन के ले गई और गाड़ दिया। तो मेरी माँ एकदम रोने लगी, समाज की औरतें धमका के चली गई उसको। मेरे पापा घर पे थे नहीं, तो मेरी माँ ने कहा कि जहां से भी गाड़ा है मुझे वहां वो जगह बता दे, चाहे तू रख लेना, तेरे 5 लड़के लड़कियां नहीं, पर मेरी बेटी को मुझे बता दे। तो वो मेरी मौसी ने मना कर दिया पहले। उसके बाद में मेरी माँ ने कहा कि मैं जाके लेके आऊंगी। तो मेरी मौसी ने कहा कि नहीं, आप नहीं ला सकते, क्योंकि वो मर गई होगी, अभी 3-4 घंटे हो गए, मर गई होगी बच्ची, वो तो जन्मते ही कौन सा उसमें इतनी जान होती। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि मेरी आत्मा, मेरा कलेजा और मेरा विश्वास कहता कि मेरी बेटी मुझे जिंदा मिलेगी, जिंदा मिलेगी, और मेरी एक दिल से मेरे को फील हो रहा है। तो मेरी मौसी ने कहा कि मेरे को नहीं लगता। तो इस तरीके से दोनों बहनें बात करके रात की 12 बजे में, शाम की 7 बजे हुई थी, और रात की 12 बजे समाज से छुप के जाके और मेरे को जब वहां से मिट्टी में से निकाला तो मेरी बस खाली सांसें चल रही थी और धड़कन चल रही थी। तो मेरी माँ का विश्वास जीता और उसने कहा कि देख, मेरे को मेरी बेटी जिंदा मिली है। तो मेरी माँ नहीं होती तो मैं नहीं होती आज आपके सामने। तो माँ चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। माँ का बेटी एक कलेजे का टुकड़ा होता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, उसको जिंदा भी रख सकती है, उसको मार भी सकती है। तो सबसे बड़ी माँ होती है। तो मैं एक माँ की बेटी नहीं हूं, मैं 2-2, 3-3 माँओं की बेटी हूं। मेरी मौसी मेरी माँ है और धरती माता मेरी माँ है। 9 महीने माँ के पेट में रही और 5 घंटे में धरती माता के पेट में रही। ये तो मेरी जन्म की स्टोरी है।
तो फिर मेरे को मेरे पापा ने 6-7 महीने की होगी थी तो मेरे पापा मुझे साथ लेके जाया करते थे कि समाज की औरतों का भरोसा नहीं है, ये फिर से मार देगी। तो टिपारी में बिठा के लेके जाते थे। जिस टिपारी में सांपों को रखते थे मेरे पापा, उस टिपारी के ऊपर मुझे बिठा के और लेके चले जाते। जब मैं 6-7-8 महीने की हो गई तो सांपों का जो बचा हुआ दूध था, मेरी माँ ने कहा कि आप इसको खिलाते क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो औरतें, जो गांव की औरतें वो दूध पिलाती है इसको, जो सांप जो छोड़ देते हैं उनका झूठा दूध जो बचता है वो मैं इसको पिला देता हूँ। और इस तरीके से बोला ये खेलती रहती है। तो मेरे को जो ये डांस की प्रेरणा मिली है और मुझे जो मैं पाँव पे जो खड़ी हुई हूँ, बस मेरे तो बहन भाई और मेरा परिवार वो इस सांपों के साथ खेलती थी। सांपों के साथ ही वो बीन की धुन और डपली की थाप, क्योंकि हमारे समाज में कोई लड़कियां होती ही नहीं थी तो डांस कहाँ से करेगी, और डांस अलाउ भी नहीं था हमारे समाज में। जी, तो ये मातृशक्ति की विजय है कि गुलाबो सपेरा जी ने आज यहाँ तक वो सफर तय किया। और वो पुष्कर मेला तक जाने का कैसे हुआ? तो बस यही है कि जैसे पुष्कर मेला में हम लोग, जैसे औरतें होती है वो सोची कि बहुत अच्छा डांस कर रही, तो मैं छोटी थी बहुत, 7 साल की, तो उन्होंने कहा कि 4-5 औरतें मिली कि तेरे को काजल और वो लाली होती है ना वो दिला देंगे और तू हमारे साथ में चल, वहां पे टीलों पे छुप के नाचते, कोई भी नहीं देखेंगे और वहां अपन नाच लेते और वहां पे जो पैसे आएंगे उसके तेरे को भी काजल बिंदी वो लाली दिलवा देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो मेरे को क्या करते थे, होली के दिनों में 1 महीने फागुन में हमारे नाचते हैं लड़कियां, वो आदमी लोग, तो मुझे वो आदमी लोग नाचने जाते थे तो मुझे लेके जाते और पुष्कर मेला में नचाते, फिर नहीं नचाते। तो वो औरतें मुझे लेके गई और वहां पे मैं डांस कर रही थी। लोग 1-1 2-2 पैसा दे रहे थे और वहां पे मैं डांस कर रही थी और वहां पे हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे जी वो आए, वो जन्मदाता और ये मेरे लाइफदाता वहां पे मिले और उन्होंने देखा कि ये लड़की डांस कर रही है, ऐसे लगता है कि इसके बदन में हड्डियां ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे छू के देखा, बोले तेरे शरीर में हड्डियां है या नहीं? तो मैं सोची, मैंने कहा यार वो तो मैं सपने में देख रही थी, वो परी में वो नजर आ रही है मुझे। तो मैंने बोली नहीं, मैं नाड़से से किया। मैंने कहा नहीं, मुझे पता नहीं हड्डियां है या नहीं है, आप भी देख लो। तो वो उन्होंने कहा कि तुम प्रोग्राम करना शाम को आके। मैंने कहा प्रोग्राम क्या होता है? कि बोले जैसे यहाँ डांस कर रहे हो भाई आके वहां पुष्कर वहां स्टेज पे डांस करना। हम लोग चले तो गए, एक रोज गए, दूसरे रोज गए और समाज की औरतों ने कहा कि तेरे को पास करेंगे, हमारे को नहीं करेंगे। वो डांट के मेरे को छोड़ के चली गई। फिर मैडम ने मुझे बुलवा लिया। स्टोरी बहुत लंबी है लेकिन ठीक है, मैं जो बात है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो जब समाज वालों को पता चला पुष्कर मेला खत्म होने के बाद कि ये लड़की तो तख्तों पे डांस करके आई है, ये लड़की अब अपने समाज में रहने काबिल नहीं है, और मेरे पापा को पंचायती बैठी बहुत बड़ा जुर्माना किया और कहा कि तुम तो समाज से बाहर हो, तुम्हारे शादीशुदा बेटियां वो भी तुम्हारे घर पे आ जाएगी। और बोले ये लड़की ने तो तख्तों पे डांस किया है, जो समाज में होता ही नहीं है, जो अच्छी लड़कियां नहीं करती, अच्छी औरतें नहीं करती। तो तख्तों पे डांस, मेरे को स्टेज का नाम तख्ता दे दिया उन्होंने और तख्तों का उन पे जुर्माना किया। और इस तरीके से मेरे पापा ने कहा कि बोले ठीक है गलती होगी, दोबारा नहीं होगा। 10-15 दिन बाद में मैडम ने यहाँ से लोगों को भेजा कि वो लड़की चाहिए मुझे जो पुष्कर में नाच रही थी। समाज के लोग आए वहां पे, मेरे पापा ने कहा कि नहीं भाई मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वो समाज के लोग मना कर रहे हैं। फिर जो रामबाग होटल में बैठते थे कोई लोग सांपों को नचाने के लिए, उनको कहा कि तुम जब तक वो छोरी को लेके नहीं आएगा मैं यहां नहीं बैठने दूंगी, तेरे को भाग जा तू यहां से। फिर समाज के लोग आए तो फिर मेरे पापा ने मना कर दिया, लेकिन मैंने सुन लिया कि वो मैडम मुझे बुला रही है। मैं रात की 12 बजे मेरे भाई के पास गई। मैंने कहा भैया वो मैम बुला रही है, अपन जयपुर चलते हैं। कहते बोले नहीं वहां नहीं चलेंगे, वहां पे तो समाज के लोग जानते भी नहीं है अपन। मैंने कहा, मैं रोने लगी। मेरा भाई रात को उठाया मुझे गोद में और 9-10 किलोमीटर हम लोग रात को छुप के आए और एक बस में बैठ गए। बस वाले ने बोला कि पैसे दो। मैंने कहा भैया पैसे मैंने कहा कि मैं तो मेरी परी मैम के पास जा रही हूँ मिलने के लिए, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं है। तो मैं उनसे लड़ने लगी। मेरे भैया ने कहा कि थोड़े दिमाग से, बोला ऐसी है, इसको मैं डॉक्टर के लेके जा रहा हूँ जयपुर, तो आप माफ कर दो। बोला हाँ राजा पार्क में पागल खाना खुला हुआ, वहां लेके जाना है इसको, जल्दी लेके जाओ। तो इस तरीके से हम लोग जयपुर पहुंच गए। 81 की बात है, 81 की, हम लोग जयपुर पहुंच गए और फिर 5-6 महीने हम जयपुर में रहे। उसके बाद मेरे पापा आए। तो जब हम लोग जंगल में रहते थे तब मेरे पापा जो आसमान में जो होते हैं, किताबी ज्ञान तो हमें मिलते नहीं थे, सितारे, तो मेरे सितारे पापा दिखाई देते थे।
कहते थे कि ये रात को हम लोग गिनते थे कि दिन कब उड़े। जब सर्दी लगती थी ना तब तो चूल्हे के सारे तपते थे हम लोग, और जब भूख लगती, जब खाना नहीं होता था तो हमारी माँ देगची में पानी भर के और चूल्हा लगा के और उसके ऊपर रख देती, लकड़ियां सળगा देती, पानी गर्म होता रहता कि घाट बन रही है। घाट समझते हैं, दलिया बोलते हैं उसको। बोले दलिया बन रहा है, अभी तुम खा लेना। हम लोग देखते 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 वहां चूल्हे के पास ही लुढ़क जाते और कोई खाना नहीं मिलता। हम लोग सुबह उठ जाते, भूखे सोते पर हंसते हंसते उठ जाते। हो सकता हमने खाया होगा, भूल जाते वो रात की बात। तो माएँ होती ना, वो अपने बच्चों को अपने हौसले से भी और अपने प्यार से भी उनको भूखा भी रख सकती है, उनको आगे भी उनको हिम्मत भी बंधा सकती है। तो इस तरीके से मेरे पापा को कहते सर्दी लग रही, पापा कब दिन उगेगा? कहते बोले यहाँ जो 6 स्टार एक साथ होते हैं ना, उनको हमारे करची बोलते हैं हम लोग। बोले वो करची है ना, वो यहाँ से लेके वो वहां आएगी, तब रात की 12 बजेगी। और 3 जो खड़ी होती है ना, स्टार 3 एक साथ होते हैं, उसको हरणी बोलते हैं। बोले वो हरणी है ना, वहां से लेके वहां आएगी तब वो दिन उगेगा। तो मैं कहती, जब वो देखते देखते एकदम जब कोई तारा सा चमकता हुआ दिखता, चील गाड़ी ऊपर से जा रही होती, तो कहती पापा वो स्टार कहाँ जा रहा है? मेरे पापा कहते बेटा वो स्टार नहीं है, वो चील गाड़ी है। मैंने कहा ये चील कैसी होती है? बोले जो चील गाड़ी होती है, जो अंग्रेज लोग अपने देश जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना शहर में, वो लोग बनाते हैं इस गाड़ी को। वो चील गाड़ी उड़ा के लेके जाती एक देश से दूसरे देश में। तो हम प्लेन को चील गाड़ी बोलते थे। हमें तो पता ही नहीं था कि मैं चील गाड़ी में कितनी बार बैठूंगी और कितनी बार मैं जाऊंगी, मुझे तो खुद को पता नहीं था। तो ये पापा हमें बताते थे पूरे चील गाड़ी के बारे में और स्टार के बारे में, इस तरीके से। और बाद में वही चील गाड़ी में आप 165 से ज्यादा देशों का सफर कर चुकी है। हमें मतलब तो वो चील गाड़ी, मुझे पता नहीं था कि वो चील गाड़ी, इतनी चील गाड़ी मेरे पास में आ जाएगी कि कोई गिनती नहीं है। मैं 85 के बाद पता नहीं कितनी कंट्री जा चुकी हूँ, मुझको खुद को पता नहीं है। लेकिन मेरे वीजा ये गिने तो मैं 165 कंट्री जा चुकी हूँ, मुझे खुद को भी पता नहीं है एक कंट्री में कितनी बार गई हूँ। और फ्रांस में मेरा खुद का एल्बम 10 एल्बम गा चुकी हूँ। मैं सिंगर नहीं हूँ लेकिन मैं गा चुकी हूँ। और डीवीडी बन चुकी है मेरे पे, और लाइव बुक छप चुकी है वहाँ पे। और डेनमार्क में भी घर है मेरा, वहाँ पे मैं बहुत सारी लड़कियों को डांस सिखाती हूँ। और फ्रांस में भी, तो बस फ्रांस में भी घर है, डेनमार्क में भी घर है, दोनों जगह। लेकिन मेरे सबसे बड़ा जो घर लगता है वो मेरा हिंदुस्तान है, और वो मेरा देश है, और वो मेरा घर है खुद का अपना। यही मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही कारण है कि गुलाबो सपेरा जी अपनी जड़ों को अभी तक भूली नहीं, और उस जड़ों से इतनी बंधी हुई है कि वो आज अपने देशवासियों के लिए इतनी मोहब्बत रखती है अपने दिल में। और यही कारण है कि उनका सपना जो जल्द पूरे होने जा रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। पर पहले मैं उनकी जो यात्रा रही उसमें उनके भाई के योगदान के बारे में पूछना चाहूंगी कि माता पिता ने तो उन्हें बचपन से बहुत योगदान दिया। उनकी जो जुनून था, उन पे जो जिद थी कालबेलिया नृत्य के लिए, उसके लिए पूरा सहयोग दिया। परंतु इसमें उनके सहभागी रहे उनके भाई। भैया मुझे लेके आए थे रात को जी, यहाँ लेके आए जयपुर। अब हमारे पास में नहीं तो हमारे समाज की कोई डेरे थे, नहीं हमारा कोई जान पहचान थी, और मैडम का घर हम कहाँ से ढूंढे। तो किसी को पूछा कि भाई हमें टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग कोई मिले थे, तो टूरिज्म का नाम भी नहीं आता था हमारे को। तो हमने किसी से पूछा कि जो पुष्कर में जो लोग प्रोग्राम करवाते, तो ऐसे बात करते करते कहा कि हाँ वो 3 मूर्ति चौराहे पे। मैडम से मिलने से पहले हम खाएंगे क्या? तो मेरा भैया कहाँ से रक्षा लिया किराए पे कि भाई आपका रक्षा दे दो हमें। तो वो रक्षा चला के और 1 रुपया लेके आया। और अब मुझे रोटी बनाना भी नहीं आता था, तो लाकर भैया कहा कि अब खाना बना लेना। उस वक्त आपकी उम्र कितनी रही? 7 साल की थी मैं। तो मुझे खाना बनाना नहीं आया, तो मैं किसी कोई हमारे समाज की औरत कोई खाना बना रही थी, मैंने कहा ये हमें रोटी बना के दे दो इसकी। तो कहती बोले भाई 1 रुपये की कैसे इसकी रोटी बनती है क्या? आटा तो लेके आ जाके। फिर मैं गई, जो 10 पैसे का आटा लेके आई। 10 पैसे का आटा इतना सारा दे दिया उन्होंने, क्योंकि 2 पैसे 3 पैसे किलो आटा था उस टाइम पे। तो 1 रुपये में पूरा परिवार धाप जाए। 81 में तो बहुत सस्ती चीजें थी सारी। तो इस तरीके से मेरा भैया रक्षा चलाता था, 1-2 रुपये कमा के लाता। और हमने 6 महीने निकाले वहां पे। मैडम से मिले हम लोग, और मैडम के बाद उन्होंने फिर इलारुन जी को, रमा पांडे जी को, और उनको सबको बुलाया और कहा कि देखो मैं ये लड़की लेके आई हूँ। उन्होंने सबने मेरे को आशीर्वाद दिया और कहा कि ये लड़की बहुत आगे तक जाएगी, तृप्ति इसका तुम ध्यान रखना, इसको तुम प्यार से रखना। जब मैं अमेरिका चली गई, तो अमेरिका से जब मैं अमेरिका वहां पे, ये आपकी पहली विदेश यात्रा थी? हाँ, 85 में हम जब पुष्कर वहां पे डांस कर रहे थे दिल्ली में, तो वहां पे राजीव शेट्टी जी ने देखा।
उन्होंने कहा कि हमारा कोई अमेरिका में कोई डांसर नहीं जा रही, ये लड़की, वो अदिति मेला था, बोले कि लड़की इतना अच्छा डांस कर रही, ये चले तो बहुत ही अच्छा रहे। तो वो इंदिरा जी ने अरेंज किया था ये प्रोग्राम, 84 में होने वाला था, लेकिन फिर राजीव गांधी जी ने उनको 85 में किया। तो वहां पे मुझे जाने का मौका मिला, और जब पापा को पता चला कि मैं अमेरिका जा रही हूँ तो पापा ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं अंग्रेजों के देश में नहीं जाना, वहां पे तो वो यहाँ पे भी देखो कितने सारे, वो बेटा नहीं वहां नहीं जाना, वो अमेरिका का देश ऐसा नहीं होता, वो अंग्रेजों से तेरी तो बोली भाषा भी नहीं मिलती, तो कैसे बोलेगी। मैंने कहा बोलना जरूरी थोड़ी ना होता है, बोलने वाले बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अपने तो अपना काम करेंगे, काम में और डांस में कौन सी भाषा की जरूरत है, कला में कौन सी भाषा की जरूरत होती है। ये तो दिलों से पहचानी जाती है, और आंखों से तराशना चाहते जानने वाले लोग वो आंखों से देखे और दिल से अगर फील करता है तो उनको उसमें कोई भाषा की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से हम लोग अमेरिका चले गए, और वहां पे जाने से एक रोज पहले जो मेरे पापा हमेशा मेरे लिए लड़ते रहते थे समाज से, और हमेशा ये कहते कि मेरी बेटी स्पेशल है, क्योंकि ये मिट्टी में गड़ी हुई 5 घंटा मेरी बेटी नहीं मर सकती, तो मेरी बेटी बहुत ही एक माता, एक धरती माता की बेटी है। तो मेरे पापा को बहुत प्राउड था, और बहुत वो मतलब मेरा नाम धनवंती था, धनवंती से मैं गुलाब बनी, उसका भी जिक्र मैं बताऊंगी आपको। तो अमेरिका में हम लोग चले गए, और वहां जाने के बाद मैं 2 महीना और 5 दिन में वहां रही, लेकिन जाने से एक रोज पहले मेरे पापा, जो मेरी हमेशा चट्टान बन के खड़े रहने वाले, वो नहीं रहे, क्योंकि मैं 2 महीने दिल्ली रही, और उसके बाद मेरे पापा पीछे से वो चल बसे। तो मेरे को वापस लाया और मुझे बताया कि तेरे पापा नहीं रहे बेटा, अब तुम नहीं जा सकते। तो मैं रोई, 2-3 घंटे बेहोश पड़ी रही। उसके बाद मैंने कहा कि मेरे पापा मुझे कहते थे कि मैं स्पेशल हूं, और उन्होंने मुझे महारानी गायत्री देवी जी के हाथ में दिया कि ये मैडम, ये बेटी आज से आपकी है, हमारी नहीं है। और महारानी जी ये कह रही थी कि बोला तू सिर्फ कालबेलिया समाज की बेटी नहीं है, ये हमारे पूरे राजस्थान की बेटी है, हमारे पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, और आपको आगे निकलना है गुलाबीर, आपको ये डांस में बहुत आगे तक पहुंचना है। तो मैंने सोचा कि आगे तक पहुंचना, ये आगे तक है क्या, आगे तक जाना है आपको, आगे तक